जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों का आभार और अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम अनछुए पहलू में। कल का गैप था और आप लोगों को कल से आज तक इंतज़ार था तमाम अपडेट का और तमाम खबरों का। हम भी कलेक्शन करते हैं और कलेक्ट करके और फिर जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं वो आपको सुनाना चाहते हैं, आपको बताते हैं क्या कुछ अपडेट है, और तमाम वो खबरें जो सीधी आपसे जुड़ी हो या आपके काम की हों। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट वही करूँगा, आप पहले तो शेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज बहुत सारी खबरें हैं सर, और बहुत सारी बातें हैं जो आपको बतानी हैं, और कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो सीधा ताल्लुकात आपसे रखती हैं, कुछ ऐसी भी हैं कि इस बारिश ने बहुत सारी पोल भी खोल करके रख दी। बड़े बड़े जो दावे हैं वो धरे रह गए। जिस विकास की हम बात कर रहे हैं, सब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो तो अब दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आता। कई जगह से ऐसी खबरें आती हैं जिनको सुन करके या पढ़ करके बड़ा अफसोस होता है कि फिर हम किस तरह के दावे कर रहे हैं, या सरकार है या प्रशासन है वो किस तरह की विकास की बातें कर रही हैं। लोग अभी भी कई महत्वपूर्ण जो सुविधाएं हैं उनसे महरूम हैं, और बारिश का लोगों को इंतज़ार था, और अब जब बारिश आई है और पूरे शबाब पर चल रही है, मानसून बिल्कुल अपने उरूज पर है, लेकिन लोगों के लिए भी ये आफत बन करके आया है। कई जगह से ऐसी शिकायतें और परेशानियों के जो समाचार मिलते हैं कि साहब आने जाने के लिए रास्ता तक नहीं रहा। तो कई ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिन पर हम बात करेंगे, और बात होगी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी। तो आज तारीख है 31 यानी जुलाई का आखिरी दिन, और कल से शुरू हो जाएगा आपका अगस्त। बार है शनिवार। तो चलिए सबसे पहले तो आप शेयर करना शुरू करिए, और मैं आपको लेकर के चलता हूं अब सबसे पहले राज्य स्तर की बड़ी खबरों की तरफ। राज्य स्तर से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं जो सीधा आपसे ताल्लुक़ रखती हैं। इन दिनों एक मुद्दा बड़ा तेज़ी से जो चल रहा है और जिस पर सबकी नज़रें हैं, और वो है आंबागढ़ किले का मामला कि साहब क्या कुछ चल रहा है। समाज, मीणा समाज के जो दो कद्दावर नेता हैं, अब वो आमने सामने हो गए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और विधायक रामकेश मीणा। इस मामले को इतना तूल नहीं देना चाहिए था कि इसने विवाद का रूप ले लिया, जबकि ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। विधायक रामकेश मीणा ने पहले बिल्कुल भी कोई आह्वान नहीं किया था कि 1 तारीख को साहब आप लोगों को जयपुर आना है, लेकिन उसके बाद आनंद फानंद में उन्होंने कल एक वीडियो वायरल करके और लोगों से आह्वान कर दिया कि आप 1 तारीख को आइए। विवाद में आग में घी डालने का काम किया मीडिया के जो चैनल के हेड हैं सुरेश चौहान जी, उन्होंने वो लगातार इस पर अपनी डिबेट प्रोग्राम चलाते रहे, और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को ज़्यादा समाज के मुताबिक भड़काते रहे, समाज का जो कहना है। कुल मिलाकर के ये विवाद इतना बड़ा था नहीं जितना विवाद का रूप इसको दे दिया। अब कल पर सबकी नज़रें हैं। राज्यसभा सांसद जो है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं वहाँ जाऊँगा, और जो सफ़ेद झंडा है मीणा समाज का, मीनेश भगवान का, उसको मैं वहाँ लगाऊंगा। जबकि विधायक रामकेश मीणा कह रहे हैं कि झंडा तो हम वहाँ लगा चुके हैं, जो भगवा था उसको उतरवा करके, और हमने जो हमारा जय जौहर वाला झंडा था वो हमने लगवा दिया। तो अब किस तरह के झंडे की बात कर रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। यानी अपने ही समाज में अब कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। समर्थक उनके साथ भी हैं, समर्थक उनके साथ भी हैं, दोनों ही अपने अपने समाज का कुशलता के साथ नेतृत्व करते आए हैं अब से पहले भी। दोनों का अपना एक वर्चस्व है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा वो देखना पड़ेगा। लोग जयपुर कूच कर रहे हैं, ये भी सही बात है। प्रशासन है उसकी परेशानी अपनी जगह है। 3 दिन पहले ही पुलिस प्रशासन ने ये घोषणा कर दी थी कि अब वो वन विभाग के और पुलिस के कब्जे में है, कोई भी वहाँ जाने का बिल्कुल भी प्रयास ना करे। तो पुलिस प्रशासन है वो भी बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। आज आपको बताऊं, जयपुर से जो हमारे पास वीडियो आए थे, कम से कम 150 गाड़ियां ऐसी थी पुलिस प्रशासन की जिन्होंने पूरे शहर में, पूरे जयपुर शहर में फ्लैग मार्च किया है, और लोगों को आश्वस्त किया है कि आप सुरक्षित हैं, कहीं कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। मीणा समाज आदिवासी समाज, सभ्य समाज है, और विधायक ने भी अपील की है कि बिल्कुल अनुशासनपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आप आएँ, अपनी बात प्रशासन के सामने, सरकार के सामने रखें, और इतिहास किसी का भी हो उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब कल क्या होगा वो ज़रूर देखना पड़ेगा, उस पर नज़रें सबकी रहेंगी। आपको मैं बता दूं, ड्रोन से भी नज़र रखी जाएगी, और क्षेत्र में वज्र, अग्निवर्षा, QRT और STF की जो टीमें हैं उनको तैनात कर दिया गया है। और सोशल मीडिया पर बयानबाजियों का दौर अभी भी जारी है। नेताओं ने कम बयान किए हैं, बाकी उनके जो समर्थक हैं
और पिछलग्गू हैं उनके बयान ज़्यादा वायरल हुए हैं। उन्होंने ज़्यादा इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा करके पेश कर दिया, वरना ना प्रशासन की तरफ से ना किसी और की तरफ से कोई बयान नहीं आया इन चीज़ों को लेकर के। सोशल मीडिया से ही ये पूरा जो सेंसेशनेशन है वो वहाँ से शुरू हुई और देखते ही देखते इसने ऐसा रूप ले लिया। लेकिन फिर भी हमारी ये अपील रहेगी, जितने भी युवा हैं जो वहाँ जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासनपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखें। आपको हक है अपनी बात को रखने का, अपनी समस्या बताने का, इससे किसी को कोई ऐतराज़ नहीं है, मगर समाजों के बीच में और जातियों के बीच में कोई कटुता पैदा नहीं होनी चाहिए। क्यों कि इस मामले को सही बात तो यह है कि ढंग से समझा ही नहीं गया है। जिसने जैसी इच्छा हुई वैसा समझा दिया और सोशल मीडिया पर वो चीज़ें वायरल होती रहीं। हकीकत तो ये है, जब आप गहराई से जाओगे, समझोगे ना, तब ये चीज़ ज़रूर निकल करके आएगी कि शुरुआत से ही इस मामले को गलत तरीके से पेश किया गया था। चलिए, तो ये कल का मामला रहेगा और इस पर सबकी नज़र रहेगी। मुख्यमंत्री आवास पर आज जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन को लेकर के बैठक हुई है कि बजट में और अपने जो घोषणा पत्र है उसमें उन्होंने जो भी घोषणा की है उनकी कितनी पूर्ति हो रही है, कितने काम ऐसे हैं जो धरातल पर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि उनमें से ज़्यादातर वादे ऐसे हैं जो हमने पूरे कर दिए हैं और बाकी हम पूरे करने की ओर अग्रसर भी हैं। उन्होंने कहा कि जन घोषणा पत्र एक नीतिगत दस्तावेज है और जनता से इसमें किए हर वादे को हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी ओर अग्रसर हैं। और मुख्यमंत्री ने विभागवार भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बैठक भी ली और उनसे भी समीक्षा ली है कि कितना काम हुआ है और कितना काम होना बाकी है घोषणा पत्र के अनुसार। राजस्थान विश्वविद्यालय ने आदेश जारी करके और 30 जुलाई से 10 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तारीख है, तिथि है, उसकी घोषणा कर दी है। और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, क्रमोन्नत किया जाएगा, इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। लेकिन आज एक लफड़ा और हुआ, परीक्षा केंद्र बदलने को लेकर के विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। दरअसल राजस्थान यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम शुरू हो चुकी है अंतिम वर्ष की, ये हमने आपको पहले भी खबरों में बता दिया था। और आज इसमें यह हुआ कि परीक्षा केंद्र चाकसू से बदल करके 15 किलोमीटर दूर कोट खाबदा करने के बाद में छात्र आक्रोशित नजर आए। अभिभावकों ने भी उनका समर्थन किया कि साहब इतनी दूर और इस बारिश के मौसम में एग्ज़ाम दे पाना या देने जाना संभव नहीं है और ये निर्णय आखिर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्यों लिया। मंत्री और विधायकों के बीच मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल को लेकर के अब गपशप का दौर भी शुरू हो चुका है। अजय माकन जी अपना काम करके और पूरी पोथी तैयार करके अब ले जा चुके हैं और आला कमान को सौंपेंगे, उसके बाद डिसीजन होगा। ये तो निश्चित है कि 6 से 7 मंत्री ऐसे हैं जिनकी छुट्टी होगी, 15 से 16 जो विधायक हैं उनको मंत्री बनाया जा सकता है। और एक बात और जो अंदर से निकल करके आई है कि 2 ऐसे विधायक जिनको वापस मंत्री पद दिया जा सकता है, बगावत के चलते उनको मंत्री पद से हटा दिया गया था। एक तो रमेश मीणा और एक विश्वेंद्र सिंह, इनकी वापसी के भी पूरे संकेत मिल रहे हैं कि ये वापस आ सकते हैं मंत्रिमंडल में। तो ये दौर भी चल रहा है। आने वाले 5 से 7 दिन में, 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में ही, अगस्त के शुरुआत में ही मंत्रिमंडल का जो मामला है ये क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो फिर ये मामला उपचुनावों के बाद जाएगा, ये भी निश्चित है। अब बात करते हैं विद्यालयों की। आज एक खबर आई साहब और उसने माथे पर पसीना ला दिया या टेंशन पैदा कर दी। चिकित्सकों के एक दल ने आज रिपोर्ट सौंपी सीएम गहलोत को कि अक्टूबर तक विद्यालय खोले नहीं जा सकते। अब हालांकि सरकार की तरफ से अभी इसका कोई निर्णय नहीं हुआ है, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन बड़ा ताज्जुब होता है साहब इन चीज़ों को, इस तरह की जो खबरें देखते हैं ना इनको। जब इससे पहले मीटिंग हुई थी तो राजस्थान सरकार ने, सीएम गहलोत ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी विद्यालय खोलने को लेकर के। शिक्षा मंत्री ने तो ये तक कह दिया था कि सब 2 अगस्त से विद्यालय खोल दिए जाएंगे। फिर वो ही पलटी मार गए कि नहीं अभी तो 15 दिन बाद में और देखेंगे क्या हालात रहते हैं। अब वो 15 दिन को भी छोड़ो, अब 2 महीने पीछे खिसका दिया। मुझे समझ ये नहीं आता, जबकि हमने पहले भी सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि ये विद्यालय है, कोचिंग है, लाइब्रेरी है, इनसे क्या दुश्मनी है? कोरोना इन्हीं को सबसे ज़्यादा पकड़ रहा है क्या? सब कुछ तो आपने राजस्थान में खोल दिया। आप बार बार जिन कमेटियों का गठन कर रहे हैं, इससे अच्छा तो ये होता है कि आप किसी एडवाइजरी या आइडियाज़ देने वाली कमेटी का गठन करते कि विद्यालय तो खोलने, मगर किस तरह खोलने हैं, इस पर अगर वो व्यूज़ देते तो ज़्यादा बेहतर होता।
आप बार बार एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कि साहब अभिभावक नहीं चाहते अपने बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करना। कोई अभिभावक मना नहीं कर रहा है सर, और जो अभिभावक मना कर रहा है आप सहमति पत्र लिखवा लो ना। जिसकी इच्छा है वो अपने बच्चे को भेजे, जिसकी इच्छा नहीं है मत भेजो। इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 2 साल से बच्चों ने स्कूल का चेहरा जा करके नहीं देखा है, 2 साल से आप लगातार उनको प्रमोट करते आ रहे हैं। आप देखिए कि क्या सिचुएशन होने वाली है और इसके आगामी परिणाम क्या निकलेंगे। क्या इस वर्ष भी आप प्रमोट करोगे, क्या तीसरी साल भी? लक्षण तो आपके यही लग रहे हैं सरकार के कि सरकार फैसला ही नहीं कर पा रही है। कई बार आप अपने बयानों से पलट चुके हैं, खोलेंगे खोलेंगे खोलेंगे, पर कब खोलेंगे इसका पता ही नहीं चल पा रहा है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ विद्यालय खोलने का जो निर्णय है उसको नीतिगत तरीके से, सैद्धांतिक तरीके से आप मंजूरी पहले ही दे चुके हैं, तो उसको बिल्कुल अप्लाई करें आप। 9th क्लास से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं समझदार हैं, और जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं वो कम से कम आपके गाइडलाइन का पालन 100% करेगी, पहले भी किया है। अक्टूबर में स्कूल खोलने का मतलब आप समझ रहे हैं, लगभग सेशन खत्म है सर। उसके बाद में दीपावली दशहरे आ जाएंगे, फिर मामला गलत हो जाएगा, फिर शीतकालीन आ जाएगी, हाफ ईयरली एग्जाम लग नहीं पाएगी, टेस्ट आप अभी जो अगस्त में लगा करते थे प्रथम टेस्ट वो अब आप नहीं ले पाओगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने यही सोच रखा है कि तीसरी साल फिर इनको प्रमोट कर देंगे। हर सब्जेक्ट में बच्चों की डी लग रही है। 10th का कल रिजल्ट आया, शानदार रिजल्ट था साहब, 99% से ऊपर रिजल्ट जा रहा है, 100% रिजल्ट जा रहा है, परिणाम जा रहा है। हर सब्जेक्ट में डी लग रही है। 0.39% बच्चे ना वही फेल हुए हैं, और इस सिचुएशन में भी अगर कुछ बच्चे फेल हो गए तो उनको तो अगर माँ सरस्वती भी आ जाए ना तो भी शायद पास नहीं कर पाएगी, बाकी तो सारे बच्चे पास हो गए। तो आपको उस मानसिक स्थिति को देखना पड़ेगा। दूसरी बात, आपका जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपने मजबूत कर लिया, जैसा कि आप कह रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं आप कि साहब हम स्वास्थ्य के मामले में सजग हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर स्ट्रांग हो चुका है तो फिर क्यों डर रहे हैं आप? स्कूल खोलिए, बच्चों को स्कूल जाने दीजिए। आप कह रहे हैं तीसरी लहर की आशंका है, आशंका है। फिलहाल तो कोरोना खत्म हो रहा है, तो 2 ही केस आए हैं, फिर क्यों डर रहे हैं? आपको एक ऑर्डर ही तो निकालना है कि भाई कल से स्कूल बंद, दूसरे दिन बंद। अगर आपको लगता है कि हाँ साहब तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है तो तब भी तो आप डिसीजन ले सकते हैं। मगर फिर ऐसी क्या कमजोरी है, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा कहाँ आप पीछे हट रहे हैं कि आप निर्णय ही नहीं ले पा रहे विद्यालयों को खोलने का, जबकि अब हमारी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अंडर कंट्रोल है पूरी तरीके से। इसके मामले, इसमें फिर कई विवाद खड़े हो जाएंगे। अभिभावक तो पहले ही फीस को लेकर के मारामारी कर रहा है कि साहब मेरा बच्चा स्कूल ही नहीं गया तो मैं फीस क्यों दूंगा। और अब आप देखिए कि थर्ड जो सेशन है उसमें भी फिर आप बच्चे को, अभी तक तो उसने स्कूल का मुंह नहीं देखा जा करके, फिर आप क्या समझ रहे हैं आप अभिभावक से पैसा ले लेंगे, फीस ले लेंगे? तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। फीस का विवाद है वो अभी भी जारी है। कल अभिभावक संघ ने बिल्कुल जम करके प्रदर्शन किया था, और उसमें आपको मैं बताऊं पुलिस ने कार्रवाई करके और अभिभावकों को जेल में भी डाल दिया। उनमें से 4 अभिभावकों ने तो आज जमानत लेने से मना कर दिया कि नहीं, हमको जाना ही नहीं है जमानत पे बाहर। आप तो इस मुद्दे को क्लियर करिए कि फीस का क्या करना है। और ये अब जी का जंजाल बनता जा रहा है। लगातार हमारे पास भी शिकायतें आती हैं, और स्कूल वाले, मैंने ये देखा है हमारे पास जो शिकायतें आ रही है ना कि सर कोई रहम नहीं कर रहे, कोई रियायत नहीं दे रहे। एक आध स्कूलों की मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैक्सिमम स्कूलों से हमारे पास में ये शिकायतें आ रही हैं कि साहब कोई राहत नहीं मिल रही, बल्कि अब जोर ज़बरदस्ती करके और हमसे फ़ीस ली जा रही है, और हमारे जो टीसी है, डॉक्यूमेंट्स है, वो बच्चों को नहीं दिए जा रहे हैं। क्या करें हम? सरकार अपने दामन में और अपने ही काम में उलझी हुई है। पहले तो कुर्सी बचाने में लगी हुई थी, अब ये मंत्रिमंडल के फेर में पड़ रही है। पता नहीं क्या हो रहा है। सरकार की नज़र आम आदमी की तरफ है भी है या नहीं है, ये मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। गहलोत जी ने अभी तक एक भी ऑफलाइन मीटिंग नहीं ली है। अभी तक वो जितनी भी मीटिंग कर रहे हैं ना, सारी वर्चुअल कर रहे हैं। अभी तक तो वो बाहर ही नहीं निकले हैं। तो इन चीज़ों को संजीदगी के साथ में और गंभीरता के साथ में सोचना पड़ेगा। सिर्फ सिक्के का एक पहलू मत देखो साहब। टीकाकरण अच्छा चल रहा है, बिल्कुल मानते हैं हम। वैक्सीनेशन की गति जो है राजस्थान में अच्छी चल रही है। मैक्सिमम लोग जो है वो टीकाकरण करवा रहे हैं। बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है, अधिकांश आबादी जो टीकाकरण जिनका हो चुका है।
फिर क्यों डर रहे हैं आप? किस चीज़ से डर रहे हैं? जनता हर चीज़ में आपका साथ दे रही है, उसके बावजूद भी आप अच्छे और स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। 2.5 साल का समय तो निकल गया ऐसे ही, 2 साल तो ये कोरोना निकल गया, कुछ काम करने के थे वो नहीं हो पाए, कुछ काम आप अपनी सरकारों की खींचतान में निकल गया। आम आदमी अपने आप को इतना ठगा सा महसूस कर रहा है कि साहब हम तो 9 दिन चले 2.5 कोस, वही कंडीशन है, जहां थे वहीं खड़े। कुछ भी तो नयापन नहीं आ पा रहा, कुछ भी तो नहीं हो पा रहा है। कोरोना आता है, घर में बैठ जाओ, कोरोना गया, थोड़ा बहुत बाहर निकलो, टीकाकरण हुआ, फिर कोरोना आ गया, फिर घर में बैठ जाओ। जिंदगी 2 साल से ऐसी ही तो चल रही है। चैलेंज को फेस करना पड़ेगा हमको, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा हमको। ऐसे नहीं है कि हाथ पे हाथ रख करके घर पे बैठ जाएं, इसके अलावा और हमारे पास कोई इलाज ही नहीं है। इच्छा शक्ति से, स्ट्रॉन्ग डिसीजन से ही आगे बढ़ा जा सकता है। जब आप बड़े बड़े डिसीजन ये ले रहे हैं कि साहब आज बाजार खोल दो, आज ये खोल दो, आज वो मार्केट खोल दो, आपने ट्रेनें चालू कर दी, बसें चालू कर दी, सारी चीज़ें तो चालू कर दी आपने, और डर केवल वहाँ है आपको स्कूल और कोचिंग में। कैसी विरोधाभासी और हास्यास्पद स्थिति है ये। तो हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार की तरफ से अभी इसको लेकर के कोई बयान नहीं आया है, लेकिन चिकित्सकों का जो पैनल है उन्होंने ज़रूर ये सरकार को सुझाव दिया है कि साहब अभी अक्टूबर तक विद्यालय खोलने की स्थिति नहीं है, तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए। मगर सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है, नहीं सर, अब विद्यालय खोल दीजिए। अगर आपको लगता है कि तीसरी लहर ने दस्तक दे दी तो एक ऑर्डर ही तो निकालना है आपको, बंद कर दीजिए। शुरुआत तो करिए, एक कदम आगे तो बढ़ाइए, सामान्य होने तो दीजिए स्थिति को आप। तो ये एक खबर है। प्रदेश के तृतीय श्रेणी जो शिक्षक हैं वो कल महापड़ाव डालेंगे। दरअसल सरकार के गठन के बाद से 3 बार तबादलों से रोक हट चुकी थी, लेकिन इन तीनों बार में ही 3rd ग्रेड के जो शिक्षक हैं उनके तबादलों पर से तो रोक हटी नहीं, उनके तो तबादले ही नहीं हुए। बार बार वो गुहार लगाते आ रहे हैं, सरकार से अपील करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और अब वो सड़क पर उतरने को आमदा हैं। प्रदेश भर में मानसून मेहरबान है, अच्छी खासी बारिश चल रही है। पूरे प्रदेश भर की अगर बात की जाए तो इन दिनों लगभग 4-5 दिन से अच्छी खासी बारिश है और सुबह 5 बजे से रिमझिम फुहारें चालू हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है 13 से अधिक जिलों में। हमारा जिला भी है, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर संभाग उसमें शामिल है, कोटा संभाग भी शामिल है, और प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया है ताकि वो हर सिचुएशन पर नज़र बना करके रखें। तो ये तो थी राज्य स्तर की बड़ी खबरें, और अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। रूपबाज सीएससी में एक बालक की इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो जाने पर परिजनों ने किया जम करके हंगामा, और ये मामला है गांव खानुआ की सीएससी का। शव को रख करके ग्रामीणों ने काफ़ी देर तक प्रदर्शन किया। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने समझाइश की, उसके बाद शव सौंपा गया। और परिवार का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाया गया था जिससे बच्चे की मौत हुई। जब परिजनों ने हंगामा किया तो सीएससी का सारा स्टाफ जो है वो सीएससी छोड़ करके भाग गया वहाँ से, ताकि उनके साथ कोई अनहोनी ना हो। भुसावर के पथेना गांव में ज़मीन धंसने से बिजली की 5 ट्रांसफार्मर गिर गए, और दरअसल नाला निर्माण के दौरान ज़मीन को खोदा गया था। इससे ज़मीन का जो नीचे का हिस्सा था वो बिल्कुल पोला हो गया, खाली हो गया, खोखला, और उसके बाद में जब बारिश हुई तो वो ज़मीन धंस गई और 5 ट्रांसफार्मर नीचे गिर गई। शुक्रिया रहा कि उस समय विद्युत सप्लाई बंद थी तो कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। भ्रष्टाचार का एक मामला मैंने आपको परसों खबर बताई थी। भरतपुर का पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है, प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, उनको पकड़ा था एसीबी ने रंगे हाथों, लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा की रिश्वत लेते हुए। एसीबी की तलाश, अब उनकी तलाशी चल रही है उनके मामलों की, और इसमें तो भाई ऐसे ऐसे खुलासे होते जा रहे हैं कि आप मत पूछिए। एसीबी की तलाशी के दौरान घर से 40 लाख रुपए की नकदी मिली है, करोड़ों रुपए की संपत्ति के कागजात मिले हैं। इसके अलावा आपको मैं बताऊं, 2 दिन पहले ही पकड़ा गया था अधिकारी हंसराम कसाना। 6 करोड़ से अधिक के लेन देन के कागज़ मिले हैं। प्लॉट और विला जो है, प्लॉट और विला उनके भी ये मालिक हैं, उसके भी कागज़ मिले हैं। और एएसपी हिमांशु कुलदीप की टीम ने ये तलाशी अभियान चला रखा है और कई ठिकानों पर छापेमारी और तलाशी की कार्रवाई की जा रही है एसीबी के द्वारा। बयाना के रीको क्षेत्र में व्यापारी पर फायरिंग का एक मामला सामने आया है, और पत्थर व्यवसायी भगवान सिंह, हालांकि इस फायरिंग में बाल बाल बच गए,
हमलावरों ने बाइक खराबी का बहाना किया, काफ़ी देर तक खड़े रहे। उसके बाद मदद के लिए आवाज़ दे करके भगवान सिंह जी को बाहर बुलाया और उनकी आंखों में डाल दी मिट्टी और उसके बाद गोली चला दी। लेकिन शुक्र रहा कि वो बच गए। ऑफिस में भाग करके उन्होंने अपनी जान बचाई और जो 3 बदमाश थे वो वहाँ से फरार हो गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुँची, सारे मामले को देखा और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो आरोपी थे उन्होंने खुद को सीधपुरा गांव का निवासी बताया था। एक और दर्द भरी और दुख भरी खबर आई है। टोंक में हुए सड़क हादसे में कामा कस्बे के 4 लोगों की मौत के बाद कस्बे में मातम छाया है। ये दिन में हुई थी एक दुर्घटना, सड़क दुर्घटना टोंक के देवली में ये दुर्घटना हुई थी और वहाँ के जो विधायक हैं सचिन पायलट जी, उन्होंने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है और पता चला कि ये चारों ही कामा के रहने वाले थे और सड़क हादसे में इनकी मौत हो गई। बाज़ार बंद करवा दिए गए, बंद हो गए। स्वेच्छा से व्यापारियों ने इस दुख की घड़ी में अपने बाज़ार बंद कर दिए और विधायक जायदा खान ने भी अपनी संवेदनाएं इनके लिए व्यक्त की है। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। अच्छा, शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ईमानदारी से शेयर ज़रूर किया करें खबरों को, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, और ग्रुप्स में भेजा करें। धौलपुर की बात करें तो जिले का शिक्षा विभाग अब बिना मुखिया के ही चलेगा। कोई धनी दौड़ी नहीं है शिक्षा विभाग का धौलपुर जिले में। कारण यह है, पहले से ही जिला शिक्षा अधिकारी के पद खाली चल रहे थे। अच्छा, उसके बाद भी क्या हुआ, एक जो अधिकारी था वो भी आज सेवानिवृत्त हो गया, तो अब सारे पद जो हैं मुखिया के वो खाली पड़े। अगर बात करूं मैं तो एकमात्र डीईओ भी आज रिटायर हो गया। माध्यमिक, प्रारंभिक और डाइट के प्रधानाचार्य का पद जो है वो पहले से ही रिक्त चल रहा है। कार्यवाहक जो हैं वही काम कर रहे हैं इस वक्त, आपको मैं बता दूं। और धौलपुर और बाड़ी में सीबीईओ के जो पद हैं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के, वो भी खाली चल रहे हैं। जबकि शिक्षा के क्षेत्र में वैसे भी धौलपुर बहुत पिछड़ा हुआ है और 32वीं रैंक उसको मिली है। तो जल्द से जल्द इनकी व्यवस्था करे सरकार, ये हमारी रिक्वेस्ट है। लेकिन सरकार तो अपने मंत्रिमंडल के विस्तार में और उसमें फेरबदल में लगी हुई है। कितने पद गंगापुर सिटी में आप देखिए, हम कितनी बार ये गुहार लगा चुके हैं कि साहब पटवारियों के पद खाली पड़े। बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें पटवारी नहीं है, काम हो कैसे किसानों के, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रही सरकारें। तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी ही जो रासलीला है ना उसी में इन्वॉल्व होकर के रह गई इस बार। चलिए, एक मामला आया विवाहिता द्वारा आत्महत्या करने का। और मधु शर्मा होली का डांडा किरीवाड़ी की निवासी थी और पति पवन ने तहरीर दे करके और पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। और पति जो पवन है उसका कहना है कि साहब मानसिक रूप से डिप्रेशन में थी और इसी के चलते उसने फंदा लगा करके आत्महत्या की इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा करवा करके और परिजनों को सौंप दिया है। सरमथरा और उसके आसपास अच्छी बारिश हुई है और इस बारिश का नतीजा ये हुआ कि पार्वती बांध जो है उसमें 14 फीट पानी आ चुका है। बिजोली बांध है वो भी लब हो चुका है। एसडीएम ने दौरा किया आज उस क्षेत्र का, प्रशासन को अलर्ट रखा गया है। वहीं धौलपुर के नांदौली गांव में एनीकट में डूबने से आज एक 10 वर्षीय बालक की मौत हो गई और राजाखेड़ा थाना का ये मामला था। जिले में अगर आज की बारिश की बात की जाए तो आज धौलपुर में 55, बाड़ी में 5, बसेड़ी में 56, सेपऊ में 39, आगई में 38 और राजाखेड़ा में 42 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यानी बारिश अच्छी खासी चल रही है सभी क्षेत्रों में, बस इतना है कि कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। अब बात करते हैं करौली की। करौली ज़िले से क्या कुछ खबरें हैं। तो गुड़ाचंद्र जी कस्बे में चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया देर रात और परिवार जो है वो बाहर गया था, कहीं घर पर कोई नहीं था। सुमेर जांगिड़ जो है पीड़ित, उनके घर पर चोरों ने हाथ साफ किया। 50,000 रुपये नगद, 1 किलो चांदी, 50 ग्राम सोने पर हाथ साफ किया है, आभूषणों पर। और पड़ोसी ने सूचना दी, ताले जब टूटे हुए देखे तो, और जब परिवार वहां पहुंचा, पुलिस पहुंची, गुड़ाचंद्र जी पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। हालांकि ग्रामीणों ने इस चोरी की घटना के बाद में आक्रोश जताया है कि पुलिस के गश्त में कहीं ना कहीं लापरवाही है और इस तरह की चोरी की जो घटनाएं हैं वो कस्बे में बढ़ती जा रही हैं। करौली के समीप गांव जुग्गीनपुरा में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल एक 10 वर्षीय बच्चा एक गड्ढे में, एक पानी में डूब रहा था और उसे बचाने के लिए 3 जो युवक थे वो उस गड्ढे में कूद गए।
फंस गए और ग्रामीणों की मदद से ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया। उसके बाद में उनको चारों को निकाल तो लिया गया, लेकिन उस एक बच्चे को बचाने के चक्कर में एक युवक रविंद्र की मौत हो गई। तुरंत कलेक्टर को, जब हादसा हुआ, कलेक्टर को भी सूचना दी गई थी और कलेक्टर साहब ने भी तुरंत वहाँ SDRF की टीम को भेज दिया, रेस्क्यू टीम को वहाँ भेज दिया। उससे पहले हालांकि चारों को निकाल लिया गया था, लेकिन कुल मिलाकर के इसमें जो है एक युवक रविंद्र है, उसकी मौत हो गई थी। हिंडौन सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध देसी शराब के 92 पौओं के साथ में जमालपुर बस स्टैंड से जमालपुर निवासी धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया है। गश्त के दौरान उसको पकड़ा गया था। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। हमारे ज़िले से क्या कुछ खबरें हैं। तो गलवा नदी में एक युवक के बहने का मामला सामने आया है और 12 घंटे की मशक्क़त के बाद भी अभी तक युवक का शव निकाला नहीं जा चुका है। देखिए, युवक जो है वो पावा डेरा का रहने वाला है, गांव पावा डेरा, और लेखराज कुमावत। कल शाम की ये वारदात है। कल रात को भी प्रयास किया था, लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से रेस्क्यू रोक दिया गया रेस्क्यू टीम के द्वारा। SDRF की टीम वहाँ मौजूद है, तहसीलदार भी वहाँ मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी वहाँ मौजूद हैं और लगातार उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन एक तो नदी में बहाव बहुत तेज़ है, इस वजह से परेशानी आ रही है और प्रशासन कहीं ना कहीं ये इंतज़ार कर रहा है कि अगर थोड़ा सा बहाव कम हो जाए या पानी उतर जाए तो शायद आसानी से उसको ढूंढा जा सके। लेकिन 12 घंटे से ज़्यादा निकल चुके हैं और अभी तक उसका शव नहीं मिला है। चौथ का बरबड़ा तहसीलदार सुरेश नारायण मौके पर हैं और आज पूरे दिन रेस्क्यू चला है और पानी उतरने का इंतज़ार किया जा रहा है। कच्ची पुलिया पार करते समय उसके साथ में यह हादसा हुआ है। बौली और बामनवास क्षेत्र में अच्छी बारिश है। मोरा सागर बांध में 74 mm बारिश हुई और बामनवास में 26 mm। अमावरा आतरी क्षेत्र में भी अच्छी बारिश का दौर जारी है। मोरा सागर में 7 फीट पानी आया है और अमावरा की पहाड़ियों पर भी अब झरने दिखने लगे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य है उस क्षेत्र में भी। आतरी क्षेत्र में जब आप जाएंगे पहाड़ों के साथ साथ में, और जब बारिश होती है तो बिल्कुल पहाड़ जो हैं वो हरे भरे हो जाते हैं और कई जगह झरने भी चलते हैं। 2 दिन से हो रही बारिश से खंडार सवाई माधोपुर रोड पर बनी पुलिया जो है वो पहली ही बारिश में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। सलाम करते हैं उस ठेकेदार को भी, उस कंपनी को भी जिन्होंने उस पुलिया का निर्माण करा। पहली ही बारिश में आपके भ्रष्टाचार की पोल खुल गई साहब। कमाल की बात है। मुई गांव के पास में ये पुलिया बनी हुई थी और पहली ही बारिश में बह गई। इसकी 20 फीट दीवार जो थी वो गई और अब जांच के लिए रिक्वेस्ट की है ग्रामीणों ने कि साहब इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच की जाए और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ या कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बात करें सवाई माधोपुर ज़िले में बारिश की स्थिति, 2-3 दिन से तो अच्छी बारिश चल रही है पूरे सवाई माधोपुर ज़िले में। ये और है कि कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है, लेकिन मानसून मेहरबान ज़रूर है। कम से कम गर्मी से तो निजात मिल गई। कूलर तो बंद हो गए, पंखे ज़रूर थोड़े बहुत चल रहे हैं मच्छरों की वजह से, वरना कूलर से तो निजात मिल गई। AC बंद हो गए और बिजली वाले जो है ना उनको भी बड़ी राहत मिली है। वो जो लोड शेडिंग वाला था ना, ओवरलोड का मामला था, अब बहाना नहीं है इनके पास, ठीक है ना, क्योंकि अब उतना कंजप्शन हो नहीं रहा लाइट का। जिले की बारिश में अब तक कुल 389 मिलीमीटर बारिश हुई है पूरे सवाई माधोपुर ज़िले में। अगर डिटेल में बताऊं तो आपको देखिए सबसे ज़्यादा तो ये चौथ का बरबड़ा में 132 mm, उसके बाद वजीरपुर में 70 mm, खंडार में 61 mm, सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर 47 mm, बामनवास में 26 mm, बौली में 24 mm, गंगापुर सिटी में अब तक 16 mm बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है और मलारना में 13 mm बारिश हुई है। यानी कुल मिलाकर के अभी हम पिछड़े हुए हैं, गंगापुर पिछड़ा हुआ है, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे 2 दिन से बारिश तो हो रही है मगर वही रिमझिम बारिश है, बस ज़्यादा तेज़ बारिश है नहीं। और तहजीब की बात यह है कि अगर ये रिमझिम बारिश है और इसमें गंगापुर की ये हालात है और अगर तेज़ बारिश हो गई तो गंगापुर का क्या होगा भगवान जाने साहब। तेज़ बारिश से खंडार में एक कच्चा मकान गिरा और परिवार के 4 सदस्य उस मलबे के नीचे दब गए। पड़ोसियों तुरंत पहुंचे और पड़ोसियों ने रेस्क्यू किया और आखिर में आधे घंटे की मशक्क़त के बाद में चारों को बाहर निकाल लिया गया है। पीड़ित कन्हैयालाल माली जो है उसका पूरा घर धराशायी हो गया और तहसीलदार रामेश्वर प्रसाद शर्मा मौके पर पहुंचे। पीड़ित ने मुआवजे की गुहार लगाई है और उनको आश्वासन भी दिया तहसीलदार साहब ने कि जो भी उचित मुआवजा होगा, आर्थिक सहायता होगी, वो आपके परिवार को ज़रूर मिलेगी।
जिला कलेक्टर के नवाचार हमारी लाडो बेटियों के लिए और बेटियों को सक्षम बनाने के लिए, बेटियों के हौसलों को उड़ान देने के लिए जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन जी की एक शानदार पहल है। और इसी के अंतर्गत आज जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन और उनकी धर्मपत्नी जो है, उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में जाकर के बेटियों से मुलाकात की, उनके साथ वक्त गुजारा, उनके सवालों का जवाब दिया और कुल मिलाकर के बेटियां भी बहुत खुश नज़र आई जिला कलेक्टर महोदय से और उनकी धर्मपत्नी से मिल करके। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। झमाझम बारिश का दौर जारी है और जैसे ही ये बारिश होती है ना सर, हमारी व्यस्तता इतनी बढ़ जाती है। कारण ये है, ऐसी कोई कॉलोनी, ऐसा कोई वार्ड, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहाँ से हमारे पास में फ़ोटो और वीडियो नहीं आ रहे हैं। बहुत बुरी दुर्दशा हो रही है साहब। सीवरेज वाले जैसा चाहा वैसा मनमर्जी का काम करके और निकल लिए। अमृत योजना वाले जो हो सका वो पेचवर्क कर दिया, आधा अधूरा, टूटा फूटा, जैसा तैसा, और वो भी निकल लिए। अब झेल रही है गंगापुर की जनता। यही तो हो रहा है। कई कॉलोनियां तो ऐसी हैं सर जिनमें आने जाने का मुख्य रास्ता जो है ना, वो तक बंद पड़ा है। आज हमारे पास में हम पेज पर डाल देते हैं, जहाँ जहाँ से भी बाढ़ की खबरें आती हैं हम तुरंत डालते हैं और संबंधित अधिकारियों को भी भेज देते हैं। करना तो उन्हीं को है ना, हम थोड़ी करेंगे, लेकिन हम भेजते हैं जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसके पास में। सभापति महोदय को भी मैं तुरंत भेज देता हूँ कि साहब देख लो, फलाने बाढ़ से, फलानी कॉलोनी से ये समस्या आई है और लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब समस्या अब क्या हो, पहले तो कोई प्लानिंग थी नहीं और पहले कुछ हुआ नहीं, क्योंकि पिछले 5 महीनों से रोते आ रहे हैं हम, लेकिन 5 महीनों से कंडीशन यही चल रही है। पहले तो चेते नहीं, अमृत योजना वाले कई बार काम करा, कई बार नहीं करा, बजट के अभाव में निकल लिए साहब। पेचवर्क है, कभी चला कभी नहीं चला, क्योंकि वही है, बजट का रोना रोते रहे वो भी। और अब जनता भोग रही है इन सारी समस्याओं को। कंडीशन बहुत ख़राब है सर। हालांकि सभापति महोदय से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि अगर आपातकाल में किसी को मिट्टी की आवश्यकता है, कहीं रास्ते बंद हैं, तो बिल्कुल पार्षद महोदय अगर मुझसे कहेंगे तो मैं व्यवस्था ज़रूर करवा दूँगा। बहुत सारे पार्षद ऐसे हैं जो सक्रिय हैं, तो वो तो बेचारे फील्ड में घूम रहे हैं, बाढ़ में घूम रहे हैं और जैसे तैसे उनसे व्यवस्था हो रही है वैसी करवा भी रहे हैं। लेकिन बहुत सारे पार्षद ऐसे हैं, बहुत कम ही सक्रिय हैं सर, ये मैं क्लियर कह रहा हूँ। बहुत कम पार्षद ऐसे हैं मतलब जो काम कर रहे हैं, नहीं तो ज़्यादातर पार्षद जो है ना वो बिल्कुल लंबी तान करके सो रहे हैं, भाड़ में जाए जनता, हम पार्षद बन गए। ऐसी कॉलोनियाँ जो बहुत ही पिछड़ी हुई हैं, आपको बता दूं, उनके हालात सबसे ज़्यादा दयनीय हैं। अच्छा, ले दे करके फ़ोन करते हैं हमको, आओ सर आप देखो कितनी समस्या। हमसे क्यों कह रहे हो आप? हम नहीं करने वाले। आप लोगों को जाकर के बताना है, या तो एसडीएम को बताइए या फिर आप सभापति महोदय को बताइए। आप बताइए ना, आपने चुना है एक पार्षद को पहल वहाँ करनी है। सीधा हमसे कहते हैं आप आओ सर और लाइव दिखाओ, हम तो दिखा देंगे। और एक जगह हो तो दिखाएं सर। पूरा शहर सैलाब बना हुआ है, पूरा शहर दरिया बना हुआ है। आज पदम जी ने सुबह सीन दिखाया, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, बाजार का सीन तो हमेशा से ही ऐसा रहा है गंगापुर में। लेकिन बड़ी सोचनीय बात यह है कि आखिर कर क्या रहे हैं फिर। कई विधायक आए चले गए, कई सरकारें आई चली गई, कई सरकारों ने योजना बनाई, कई सरकारों ने बजट दिए, हुआ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। सभापति महोदय, हमने भी लाइव दिखाया है आपको कई बार कि साहब हाँ नालों की सफाई हो रही है, मगर कोई सिस्टम से ही नहीं हुई साहब नालों की सफाई। बस स्टैंड का नाला आज भी जाकर के देख लीजिए, जिसकी आपने सफाई की थी, इस समय क्या कंडीशन है। आपने तो ढका तक नहीं उसको। आदर्श नगर पे जिस नाले की आपने सफाई की थी, पूरा कचरा निकाल करके आपने बाहर छोड़ दिया। साहब ये कल सूखेगा ना, तब हम इसको उठा करके ले जाएंगे। आज तक नहीं उठा वो, आज तक सूखा ही नहीं वो। सालोदा मोड़ पर आप चले जाइए, वहाँ नालियाँ ओवरफ्लो हो रही हैं। आप नालों की बात कर रहे हो सर, मैं ये कह रहा हूँ गंगापुर में कोई नाला ऐसा नहीं था जिसकी आपने सफाई ना की हो, और कोई नाला ऐसा नहीं है जो अभी तक भरा ना हो। सब भरे पड़े, क्योंकि वही बात आई ना जो बार बार हमने कही। 2 बकेट यहाँ से उठाई, 2 बकेट वहाँ से उठाई, कचरा बाहर निकाल करके पटक दिया, हो गई साहब सफाई। नालों की सफाई का अभियान चल रहा है साहब। ये सफाई थी आपकी, इस तरह आपने नाले साफ किए थे। गंदगी के कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई सिस्टम नहीं।
और दिखने को बहुत कुछ हो रहा है। वो एक किस्सा था ना जो मैंने शायद पहले भी आपको सुनाया था, थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका, कि एक घर में शादी थी, एक पिता जो था वो अपनी बेटी की शादी कर रहा था, पूरी तैयारियां कंप्लीट हो गई, बारात आने वाली थी उस दिन, और सारी व्यवस्थाओं को देखने के बाद में सुबह से साहब वो भागने लगा, दौड़ने लगा, रात दिन। आप ये देखो सुबह से शाम तक इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर लोग देख रहे थे, जो कर रहा था काम बेचारा वो अपने अपने काम को करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो बंदा कुछ नहीं कर रहा था, वो इधर से इधर, इधर से उधर दौड़ रहा था। दोपहर हो गई, शाम हो गई, लोग उसको देख रहे थे, यार सुबह से दौड़ रहा है, सुबह से दौड़ रहा है। आखिर में उसको रोका और उससे पूछा कि यार तेरे को शर्म नहीं आती, सुबह से तूने एक काम नहीं किया, सिर्फ दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, जबकि कुछ देर बाद में बारात आने वाली है। और वो सुबह से दौड़ रहा था, बेहद परेशान, बेहद मेहनत कर रहा था वो दौड़ने में। उसको भी गुस्सा आ गया, बोले भाई तेरे को नहीं दिख रहा, सुबह से कितनी भाग दौड़ मैं कर रहा हूँ, और इस भाग दौड़ करने के बावजूद भी अगर शादी बिगड़ती है तो बिगड़ने दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं अपनी भाग दौड़ में कमी नहीं रख रहा। यही हो रहा है, रात दिन भाग रहे हैं, रात दिन भाग दौड़ कर रहे हैं, काम कुछ हो नहीं रहा। नाले भरे पड़े हैं, नाले खुले पड़े हैं, मैन होल्स के बहुत जगह जाल हटे हुए हैं। अभी जब लाइव कर रहा हूँ, अभी यहाँ की यही अभी ये गाड़ी फंसी है, मैन होल में गाड़ी फंसी है, अभी की अभी बहुत स्पीड से उसने फिर निकाला है, तब जा करके निकली है, जाल टूट गया। नेहरू गार्डन के सामने बिल्कुल जाल टूटे पड़े हैं, पेशाब घर है, कहना ही क्या। क्या हो, हम भी निराश हो गए। अब क्या लाइव दिखाएं बताओ, जिनके कानों पर जू ही नहीं रेंगती, जो करना ही नहीं चाहते। करना तो प्रशासन को है ना, करना तो कर्मचारियों को है। और ये व्यवस्था तो कई बार सभापति महोदय भी कह चुके हैं कि मैं करना तो बहुत चाहता हूं, मेरी इच्छा शक्ति है, मगर करवाऊं किससे, करवाऊं किससे। अब आप समझदार हैं, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे बहुत सारी चीज़ों को। तो ये चल रहा है साहब। और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से आज मोतीपुरा के जो सीनियर माध्यमिक विद्यालय है उसमें पौधरोपण किया गया। संस्था प्रधान महेश जैन के नेतृत्व में अध्यापकों ने मिलकर के और विद्यालय परिसर में 100 पौधे लगाए। कल राष्ट्रीय वो वन दिवस भी है। 10 अगस्त को समर्थ इंडिया और सीपी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क हेल्थ चेकअप और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा 10 अगस्त को। सभापति द्वारा आज इसका पोस्टर विमोचन भी किया गया। आज खंडीप से भी एक वीडियो आया घरों में पानी घुसने का। बताओ आप, सिटी नहीं, ग्रामीण क्षेत्र की भी हालत खराब है, क्योंकि सरपंचों ने भी तो कोई काम नहीं किया। सरपंच भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। सरपंचों के पास भी कोई बजट नहीं आया, 1.5-2 साल से कोरोना ने कोई काम करने दिया नहीं। कुछ करते जाते, ग्राम पंचायतों में बैठते, मीटिंग होती तो कुछ नई चीज़ें निकल करके सामने आती। यहाँ तो कुछ भी सामने नहीं आया। शहर की बात कर लो, ग्राम पंचायतों की बात कर लो, कहानी वही ढाक के 3 बात है। योजनाएं बन रही हैं, पता नहीं जा कहाँ रही हैं। बामरामास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 साल से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी मुकेश मीणा, बामरामास पट्टी कला का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है। और इस तरह का जो अभियान है वो लगातार जिले में चल रहा है। जो वांछित अपराधी हैं, लंबे टाइम से फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के शहर में बारिश जो है वो आफत बन गई। ये मैंने आपको बता दिया। कीचड़ और गंदगी का आलम है, नाले भरे पड़े हैं। बस स्टैंड, सालोदा मोड़, आदर्श नगर, इनमें हालत ज़्यादा ख़राब है और नाले खुले पड़े हैं। मंडी के पीछे वाला रास्ता पूछा भी था मैंने लाइव में भी और कहा भी था बिल्कुल जल्द से जल्द इसको बना दिया जाएगा। आपने काम तो शुरू करा, मगर वही बात है साहब, अब और ज़्यादा ख़राब हो गया मोरम डाल डूल करके, क्योंकि बरसात की वजह से अब काम ही नहीं हो पा रहा और उस रास्ते की हालत बिल्कुल ख़राब है। तो ये है, आपात व्यवस्था की कोशिश ज़रूर करें जितने भी पार्षद हैं, उनसे मेरा ये कहना है। और कल 10th का परिणाम भी आ गया था, तो जितने भी विद्यार्थी सफल हुए हैं, जितने भी क्या सभी सफल हुए हैं। और आज तो मैंने एक वीडियो और देखा था जिसमें हमारे एक मित्र का वीडियो है, वो कुलदीप गौतम का, और मुझे वो अच्छा लगा। उसने साफ कहा और बड़ा सही कहा कि साहब जो जितने भी सब्जेक्टों के आगे डी लगे आए हैं ना, ये डिक्टेशन नहीं है, इसका मतलब है डोटा आसरा। चलिए, तो कुल मिलाकर उन सबको बधाई हमारी ओर से। और अब जाते जाते एक चीज़ और गौर ज़रूर करना मेरी बात पर।
महान उपन्यासकार और आधुनिक समाज के प्रेरणा स्रोत मुंशी प्रेमचंद की आज जयंती है। और हिंदी साहित्य का ये वो पुरोधा था साहब जिसने उपन्यास लिखने का तरीका ही बदल दिया। आज के बच्चों को तो शायद नहीं पता होगा, क्योंकि शिक्षा बड़ी आधुनिक हो गई साहब, इतनी आधुनिक हो गई कि महादेवी वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद, कवि नीरज, इनकी चीज़ें तो अब दूर चली गई बहुत। सुभद्रा कुमारी चौहान, क्या शानदार कविताएं हुआ करती थी, साहित्य का सबसे बड़ा संकलन हुआ करता था वो, ये तो बहुत दूर चला गया। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास और उनकी कहानियाँ आज भी हम सबको याद हैं। जब हमने पढ़ी थी वो हिंदी में, आपने, हमने सब ने पढ़ा था। मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह हो या गोदान हो, गवन, नमक का दरोगा, दो जोड़ी बैल, कितनी शानदार उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, कितनी शानदार उन्होंने कहानियाँ लिखी थी जो आधुनिक समाज के आधुनिकता पर तमाचा भी था, व्यंग भी था और उनमें मर्म भी था, दर्द भी था। तो ऐसे महान उपन्यासकार को हम भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि देते हैं और सत नमन करते हैं। और फिर वही कहूँगा कि सर, किताबों में ये पन्ने भी जोड़े जाएं, साहित्य जो है, हमारा पुराना इतिहास जो है, इनसे बच्चों को रूबरू ज़रूर करवाएं। आधुनिकता के चक्कर में, विकास के चक्कर में विनाश की ओर ना भेजें इन बच्चों को, यही हमारी रिक्वेस्ट है। बारिश में अपना ख्याल ज़रूर रखें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। और मैं फिर जाते जाते कहूँगा कि हाँ, खान पान का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि गंगापुर हॉस्पिटल में आउटडोर जो है उल्टी, दस्त, पेट दर्द, इनके मामले बढ़ते जा रहे हैं साहब। तो अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और सबसे बड़ी बात है कि बारिश के दिनों में इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आइटम हैं, कूलर, पंखे, टीवी, इनसे दूर रहने का प्रयास ज़रूर करें। तो बच्चों को भी दूर रखें, क्योंकि इन दिनों एक्स्ट्रा करंट इनमें ज़रूर आता है, अर्थिंग बनाते हैं। तो आपके साथ कोई भी हादसा हो, ऐसा हम नहीं चाहेंगे। बाकी अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त गुजारें। पर्यटक स्थल जितने भी हैं गुलजार हो चुके हैं। धुंधेश्वर पर अब लोगों की आवाजाही खूब अच्छी तरीके से हो रही है, झरने वहाँ चल रहे हैं। पुलिस बल भी अब वहाँ तैनात कर दिया गया है लोगों की सेफ्टी के लिए, इसका भी आप ध्यान ज़रूर रखें। बाकी खबरें हमारे पास भेजते रहें, समस्याएं अपनी जो है वो भेजते रहें, मगर मैं फिर निवेदन करूँगा, खबरें सार्वजनिक हों तो ज़्यादा बेहतर है। व्यक्तिगत खबरें ना भेजें कि साहब मेरे घर में ऐसा हो गया, कि ये देखिए ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। व्यक्तिगत रूप की अगर आपकी समस्या है तो उसका समाधान आप व्यक्तिगत रूप से ही कर सकते हैं, हम उसमें ज़्यादा आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, शेयर ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा। उम्मीद करता हूँ आज का अनछुए पहलू आपको पसंद आया होगा। कल फिर कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर लाइव ज़रूर दिखाएंगे हम। जय हिंद और जय भारत।